ईद उल अजहा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। हमारी ये कोशिश जरूर है कि जल्द अज जल्द इनको फारिग किया जाए। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है, ऑल पार्टी हलवा ग्रुप पार्टी है। कैबिनेट में बैठा हुआ बंदा किस तरह ड्यूल नेशनलिटी रख सकता है? सिर्फ इसलिए कि वो चहेते हैं किसी के, सिर्फ इसलिए कि वो किसी की एटीएम है। डोनाल्ड ट्रंप को भी हर कैबिनेट में बैठाना चाहे, पीएम का हक है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज बड़ा इवेंटफुल डे था। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुस्लिम लीग नून के वफ्द की होने वाली मुलाकात में ये तय पाया है कि हुकूमत से निजात के लिए ईद के बाद अपोजिशन की एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और इस कॉन्फ्रेंस में लायामल तय किया जाएगा कि हुकूमत से किस तरह से छुटकारा हासिल करना है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई इस मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से, उसमें भी ये कहा गया कि अवामी उमंगों और ख्वाहिशात के तहत इस हुकूमत से जल्द छुटकारा हासिल किया जाएगा। और इस सिलसिले में एक अपोजिशन की जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी भी कायम की जाएगी जिसमें मुश्तरका लायामल तय किया जा सके। और अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि पहले 8 मौके पे अपोजिशन इस तरह से करीब आई, कोलैबोरेट किया, लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा। इस मरतबा ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा कि अपोजिशन अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म ने जो असासे बिल्कुल पब्लिक कर दिए, जो यहाँ पे SAPMs बैठे हैं, एडवाइज़र्स बैठे हैं, ये फैसले करने के बाद हुकूमत के लिए अपने लिए एक चैलेंज खड़ा हो गया है। और ये चैलेंज इसलिए खड़ा हुआ है, एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के अपने जो बयानात थे हुकूमत में आने से पहले, उनका जो प्रिंसिपल मौक़िफ़ था वो जो दोहरी शहरियत वाले मुआवनीन खुसूसी और एडवाइज़र्स के ख़िलाफ़ था। तो आज उनके अपने बयानात खान साहब के आड़े आ रहे हैं। और दूसरा, अपोजिशन की तरफ से भी अपोजिशन ने एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है कि दोहरी शहरियत वालों को नहीं होना चाहिए। और नॉन इलेक्टेड लोगों के वाले से भी आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की कौमी असम्बली में कि इन्हें काबीना का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो क्या पिछली हुकूमतों में भी गैर मुंतखब लोग काबीना का हिस्सा नहीं रहे? और इस पर क्या मजीद कोई पेशरफ हो सकती है? चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस पर मौजूद है, बिलखुसूस दोहरी शरीयत वाले मामले पर भी मौजूद है। और आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और सलमान रफ़ीक साहब के हवाले से जो उनकी ज़मानत का फैसला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो तहरीरी फैसला सामने आया नाजरीन, इसमें जो मुल्क में इस वक्त एहतसाब चल रहा है, उस एहतसाब को आज सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया है। जो 87 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस मकबूल बाकिर ने अपना फैसला तहरीर किया है, इसमें नैब पर भी कड़ी तनकीद की गई है और मुल्क में करप्शन के वाले से भी बातचीत की गई है। और इस फैसले में जो ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई के खिलाफ जो रेफरेंस बनाया गया था, जिस तरह से उन्हें हिरासत में रखा गया, उसको भी इस फैसले में सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है। तो क्या इस सारे तनाजुर में अपोजिशन और हुकूमत मिल के नैब के कानून को मजीद बेहतर करने के लिए करीब आ सकती हैं? हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू है जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। और डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज जो अपोजिशन ने फिर से आज जो बड़ी पार्टियां हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, आज मुलाकात हुई और ये तय पाया कि हुकूमत से निजात हासिल करनी है। कायरा साहब ने और एहसन इकबाल साहब ने क्या बात की, जरा क्विकली सुन लें जरा। ईद उल अजहा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातें मुत्तफिक है इस नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करना पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की उमंगों की तर्जुमानी है। हमारी ये कोशिश जरूर है कि जल्द अज जल्द इनको फारिग किया जाए कि जितना अरसा, जितने दिन ये हुकूमत में रहेंगे, ये हुकूमत जारी रहेगी, पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी तल्ख होती। इमरान खान साहब खुद भी बड़ी तेजी में है, वो भी अपनी हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। कायरा साहब, अब फैसला आज हो गया कि हुकूमत को जल्द अज जल्द इसकी छुट्टी करानी है, निजात हासिल करनी है, लेकिन इसमें यह भी आज तय पाया कि APC के लेवल पे फैसला किया जाएगा कि लायामल क्या इख्तियार करना है इस सिलसिले में। अब जो 2 रास्ते सामने नजर आ रहे हैं, एक तो आप तहरीक चला सकते हैं, तहरीक चला के हुकूमत को हटा दें, वो हो नहीं सकता कोरोना की वजह से। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज उसका जिक्र हुआ है। दूसरा रास्ता है तहरीक अदम एतमाद ला के वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी जाए, वो भी आपके पास नंबर पूरे नहीं है, वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। तो फिर ये जो नशिस्त है, ये जो सारी कोशिश है, ये कहीं अवाम को तसल्ली देने के लिए, दलासा देने के लिए तो नहीं हो रही कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि अपोजिशन की जमातों का ये काम है, सियासी जमातों का और खासतौर पे अपोजिशन का ये काम है कि वो मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत के गलत फैसलों
और उनकी गलत पॉलिसियों की बदौलत जो हुकूमत इस वक्त लोगों की जिंदगी में तलखी भरी गई है, तो इसमें लोगों के साथ खड़ा होना और उनको ये यकीन दिलाना कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये हमारा काम है। अगर हम ये करने में कामयाब हैं जिस तरह आप फरमा रहे हैं, तो यही हमारी ड्यूटी है। दूसरी गुजारिश है, आपने फरमाया कि अब हमने ये फैसला किया, इससे पहले भी कुछ 6-7 दफा अपोजिशन इकट्ठी हुई, तो आपको एक डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। पहले हम इस हुकूमत के खात्मे के लिए नहीं, हमने मुख्तलिफ मौके पे अपना अपोजिशन का नुक्ता नजर वाज़े करना चाहा। हमने हुकूमत को अपनी राय देना चाहिए, हमने हुकूमत को सही सिमत पे चलाने की कोशिश की। अपोजिशन की एक मुश्तरका हिकमत अमली के तौर पे इकट्ठे होकर उनको कहा कि ये करें। गवर्नमेंट ने उसको उस तरह नहीं लिया, हमारी बात पे कान नहीं धरा, और हालात इतने दिगरगू हो गए जिसकी तफसील सारी आप जानते हैं। और हमारी दानिश में, अपोजिशन की दानिश में, पाकिस्तान के अवाम और आप मीडिया वाले दोस्त भी सब समझ रहे हैं कि ये हुकूमत अपनी किसी पॉलिसी में कामयाब नहीं हो सकी। कोरोना तो अब आया, इलेक्शन से पहले जो वादे करते रहे उन पे यू टर्न, इलेक्शन के बाद जब से हुकूमत में आए हैं उसके बाद यू टर्न। तो किसी एक पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं हुआ। पाकिस्तान खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, इकोनॉमी, जो फेडरल हुकूमत है, इसको चलाने के तमाम कल खराब हैं। लिहाजा क्या अगर ये दुरुस्त है, हमारी दानिश में ऐसा है, तो हमारी दानिश में ये भी है, आप भी कहते हैं, और अगर ऐसा ही है तो फिर अपोजिशन को ये काम करना चाहिए कि वो इस हुकूमत को चलता करे। उसके लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। वो चलता करने के और अपोजिशन जब भी कभी सवाल था, ऐसे नुक्ता नजर के तहत इकट्ठी होती है, तो फिर उसमें फौरी तौर पे ये नहीं होता कि पहले महीने दूसरे महीने हुकूमत, अपोजिशन की जमातें हुकूमत के खिलाफ इकट्ठ कर लेती है। उसको टाइम दिया जाता है, 1.5-2-3 साल तक भी चलती है हुकूमतें, लेकिन हमने भी उसको 2 साल तक का वक्त दिया। लेकिन ये गवर्नमेंट चलने में क्या, अब तो इनको खुद बहुत जल्दी है। इनका अपने वज़रा के बयान देख ले, इनकी अपनी गुफ्तगू देख ले। वज़ीर आज़म साहब खुद 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, जिसमें से 2 महीने गुजर गए। तो अब तो इनके वैसे ही चल चलाओ के दिन है। वोटेवर सर, जो करना है वो तो अपोजिशन ने ही करना है। मुसद्दिक मलिक साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि पहले 8 मौके पे खा वो हलफ ना उठाने वाला मामला हो, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का मामला हो, लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन हो, स्पीकर का इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, हर जगह पे अपोजिशन हमें तकसीम नजर आई। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो या मौलाना फजल रहमान साहब के कंटेनर पे खड़ा होना, वो तहरीक भी बाय द वे मौलाना साहब हुकूमत को गिराने आए थे, आप उनके साथ खड़े थे, आपकी नीयत बेशक नहीं थी। तो फिर इस कोई फैसला नहीं था। हाँ। ये बड़ा, मुझे आपका आर्गुमेंट बड़ा अजीब लग रहा है। कोई फैसला मौलाना के साथ हमारा नहीं था, मौलाना चलेंगे, कोई फैसला हमारा नहीं था कि हमने करके उसको तोड़ दिया हो। मौलाना साहब तो गिराने आए थे ना कायरा साहब, ये तो आपको मालूम है। जरूर गिराने आए थे, आपने कंटेनर पे गए थे ना साहब, के लिए सपोर्ट के लिए। जिन मौके का आप जिक्र फरमा रहे हैं, उन मौके पे हमने वाजे कर दिया था कि अभी वो वक्त नहीं है कि हम इस लॉन्ग मार्च में आपके साथ हो, बाकी आपका हक है, आप जरूर करें। तो ये कहना कि जी हम इकट्ठे थे और फिर अलग हो गए, ऐसा नहीं है। हमने उस पर भी वाजे किया था। मैं इसी मुख्तलिफ मौके पे अपोजिशन की तकसीम की निशानदेही तो कर रहा हूँ, बदएतमादी की निशानदेही कर रहा हूँ। तकसीम नहीं है, तकसीम नहीं है। हमारी अपनी अपनी जमातों की पोजीशन थी, तकसीम और चीज होती है। हमारी पोजीशन अलग है, मुस्लिम लीग की अलग है, मौलाना की अलग है। इस सारी जमातों की अलग अलग पोजीशन को एक मुश्तरका हिकमत अमली पे लाना है। ये कहना कि ये अलग हो गए, हाँ हम अलग हैं, हम अलग अलग मैनिफेस्टो वाले हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के आए हैं, लेकिन अहदाफ मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ अहदाफ ही शायद इकट्ठा नहीं होने देते, कामयाब नहीं होने देते किसी भी मकसद के लिए जब अपोजिशन इकट्ठी होती है। मुस्तफा मलिक साहब, जिस तरह मैंने बात की, 8 मरतबा नाकामी का सामना करना पड़ा है मुश्तरका अपोजिशन को हमारी, अब की 9वीं मरतबा क्या ऐसा मुख्तलिफ होगा कि आप कामयाब हो जाएंगे? हदफ बड़ा है, कायरा साहब खुद कह रहे हैं कि इस दफा हदफ है हुकूमत को हटाना है। हटाने के लिए कैसे करेंगे, कामयाबी कैसे इस आपको लग रहा है कि मिलेगी? देखिए समर साहब, बात यह है कि कायरा साहब जो है ना, वो जान के आपकी बात नहीं समझ रहे। वो अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं, कभी PMLN का नुक्ता नज़र पेश करते हैं। आखिर हम टीवी का भी तो एक नुक्ता नज़र है, वो भी तो सामने आना चाहिए। देखिए बात ये कि बड़े वाज़े शक्ल के अंदर कायरा साहब ने आपको बता दिया है कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हमारा अपना अपना मुकदमा है। हो सकता है कल अगर मेरे में तो इतनी जिसारत कभी भी नहीं होगी कि कायरा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जाऊं, लेकिन अगर मेरी पार्टी कहे कि वहां जाएं तो मुझे कायरा साहब के खिलाफ मुकदमा लड़ना होगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम हर बात के ऊपर मुत्तफिक हों, क्योंकि मौलाना जिनका हम बड़ा एहतराम करते हैं, बहुत बड़े सियासी लीडर हैं, अगर उन्होंने एक फैसला कर लिया है कि अब हुकूमत गिरा के जानी है, तो फिर
अगर किसी सियासी जमात ने ये फैसला नहीं किया और वो कह रही है कि हम भरपूर ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे, और जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कई मरतबा कहा कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, वो वक्त आ रहा है। और जैसा कायरा साहब ने आपको बताया कि वो वक्त लाने में इमरान खान को हमसे ज्यादा उजलत है, हमें भी उजलत है, लेकिन जितनी जल्दी वो वक्त लाने में कि ये हुकूमत लुढ़क जाए इमरान खान साहब को है, किसी को इतनी उजलत नहीं है। वो तो 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं सर। जी, हम तो 50 देने को तैयार हैं। जिस तरह ये चल रहा है, ये दूसरे क्वार्टर के नंबर जब आपके सामने आएंगे, कलेक्शन के टैक्सेस के नंबर आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हुकूमत मेल्ट डाउन हो गई है। लोग सब करेंगे कैसे? आपके पास सरकार, जी मैं बताता हूँ, जरा मौका दीजिए। जब सरकारी अफसरों के पैसे देने के आपके पास बजट नहीं रह जाएगा, जब आपने फौजें मोबिलाइज करनी है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और मुल्क के दिफा के लिए आपके पास पैसे नहीं रह जाएंगे, तो उस वक्त आपको समझ आएगी कि ये मेल्ट डाउन हो चुका है। तो अभी भी सियासी जमातों ने कोई भरपूर फैसला नहीं किया। हमने कहा है कि हम एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तमाम पार्टीज की, उसमें लाया अमल आपके सामने पेश करेंगे। जब तक वो कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वो मीटिंग नहीं होती, तब तक हम आपको एक लाया अमल नहीं दे सकते। हाँ, डायरेक्शन आपको बता रहे हैं कि हम अब कहाँ जा रहे हैं, मुल्क जिस नहज पे पहुंच चुका है, अब हमारा फर्ज क्या है कि हम अवामी मुफाद में क्या करें, ये आपको बता सकते हैं। अब मैं दो बातें आपसे करूंगा। एक ये कि अगर कप्तान अच्छा हो तो टीम कैसी भी हो, कप्तान नेक हो तो मुल्क जो है वो 90 दिन में सही हो जाएगा। यही आपने सुना था ना। दूसरा फिर आपने सुना कि अगर टीम निकम्मी हो तो बेचारा कप्तान क्या करे। अब ये जो दोनों सियासी जो लाया अमल हैं या हिकमत अमली हैं, ये हम आपके सामने पेश करते हैं। एक में कप्तान जाता है, यानी जो प्रॉब्लम का हेड है जब तक रोल नहीं करेगा तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो अगर किसी वक्त तमाम जो सियासी जमातें ये फैसला करती हैं कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है, तो बड़ी प्रॉब्लम चली जाएगी जो हेड की है, यानी कप्तान की। लेकिन छोटी प्रॉब्लम तो नामुराद फिर भी रह जाएगी। चलाना, अगर वो अंदर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं तो चलाना तो फिर उन्हीं लोगों ने है जिन्होंने अरुस्तु की तरह इस मुल्क की इकोनॉमी चलाई है 6% पे। बसद एहतराम डॉक्टर साहब, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं कि हटाना कप्तान को या उनका चले जाना, मेरा तो बुनियादी सवाल ही यही है कि कैसे करेंगे। अवामी तहरीक सड़कों पे आप इस वक्त चला नहीं सकते। आज खुद इदराक इसका आप खुद कर रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब ने भी आज किया कि हम अवाम की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आपके पास नंबर्स ही नहीं है। समर साहब, क्या हो गया? आप तो ऐसे नाराज हो रहे हैं। आज से 3 महीने पहले तक तो वो क्या नाम था भला सा, हमारे जो ऑपोजिशन जो MQM के बयानात 3-4 महीने पहले के और 3-4 महीने के बाद में जमीन आसमान का फर्क है। PMLQ के बयानात कभी नाराजगी के, कभी मोहब्बत के, कभी नाराजगी के, कभी तलाक के। 5 साल चलाएंगे साथ। जी, इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कब कहा है, मैं आपकी बात से बिल्कुल आप कोई नाराज नहीं हो रहा, इख्तलाफ भी नहीं कर रहा, लेकिन सियासत में किस वक्त लोगों के वोट का बोझ उन लोगों पे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके दोबारा वोट मांगना है, जब औरतें जिनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, भूख से बिलबिला रहे हैं, जब वो उनके गिरबान पकड़ेंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे हो। इनकी पार्टी के अंदर से आपको आवाजें आ रही हैं। जरा फवाद चौधरी साहब का क्लिप चलाएं, जरा राजा साहब का, वो क्या नाम है, राजा रियाज साहब के क्लिप चलाएं, जरा इनकी वो फवाद चौधरी साहब का क्लिप इस वक्त मेरे पास जो पड़ा है। फवाद चौधरी साहब, एक मिनट सर, जो बहुत अहम बात, जो अहम तरीन बात है वही है कि जरा वो क्लिप चलाएं जिसमें फैसल बावटा साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब पलक झपकने की नहीं, वरना ये ले उड़ेंगे आपका तख्त। 2 बैठे हुए आपके दाएं एक और आपके बाएं एक। ये हमने तो बयानात नहीं दिए। और वजीर आजम ने खुद आके कह दिया कि -1 और 6 महीने बेटा, द टाइम इज टिकिंग। तो हम ये कह रहे हैं 3 months, हम प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 6 महीने, हम कह रहे हैं 2 महीने। तो वक्त का ही फर्क है, वरना तो सब मान चुके हैं। ठीक है, चलिए आप कह रहे सब मान चुके हैं, लेकिन जो फवाद चौधरी साहब की आपने बात की, वो उनका बयान तो आज अपोजिशन के वाले से बड़ा सख्त आया है। वो बयान क्या है, जरा सुनाइए। रद्द अमल जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है अपोजिशन के इकट्ठा होने पे। APC में तो इस वक्त वो सारी जमातें आज हिस्सा ले रही हैं जिनकी कोई अवाम में साख नहीं है। जो मीटिंग है पॉलिटिकल हिकमत अमली से ज़्यादा चाय पीने में दिलचस्पी रखते हैं। फजलुर रहमान साहब जो है, मुझे उम्मीद है हलवा लेके जाएंगे वहाँ पे। हलवे के ऊपर जो मीटिंग होगी वो कितनी इफेक्टिव होगी। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है, ऑल पार्टी हलवा ग्रुप पार्टी है।
अच्छा रमेश कुमार साहब, अगर जो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ट्वीट भी किया कि अगर हम मैटर नहीं करते तो फिर आप माइंड क्यों कर रहे हैं, और अगर आपको यह है कि पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी है तो सिंध से बाहर आप हमसे क्यों घबरा रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कहना कि कोई मैटर नहीं करता, ये तो गलत है। इमरान खान साहब ने कहा था और मैटर हर बंदे की थोड़ी बहुत जरूर एक छोटी मोटी जो है वो अहमियत जरूर होती है उसका पॉलिटिक्स के अंदर, मगर मुझे अफसोस ये हो रहा है कि वो दोनों पॉलिटिकल बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी और PMLN, जो माजी से मैं देखता आ रहा हूँ और कि मैं भी अब लाजमी 2002 से इन पार्लियामेंट का हिस्सा आ रहा हूँ, कि जब भी ये बात होती थी उन्होंने कहा नहीं, जिसका जो मैंडेट है अब ये 5 साल की थ्योरी होनी चाहिए, जो है अवाम फैसला करेगी, हम अपना रोल इख्तियार करेंगे, हम गवर्नमेंट की गलतियों की निशानदेही करेंगे, ये उन्होंने कहा था। जब इमरान खान साहब का जल्द धरना लगा था तो सबसे ज़्यादा वकालत में मौलाना फजल रहमान था, मेरे साथ बैठा हुआ था, उसने कहा कि ऐसे कोई इस्तीफ़ा होती है क्या किसी के कहने के ऊपर, अगर आप में ताकत है तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए, और सारे हम जो है वो खड़े हैं खान साहब के साथ। और आज आप ये तो बातें सुनाई जाती हैं कि भाई इमरान खान ने ये कमिटमेंट की थी, इमरान खान ने ये कमिटमेंट की थी और ये इसने पूरी नहीं की। मुझे ये बताएं, जो इल्ज़ाम लगाते हैं कम से कम उनसे भी आप पूछें कि आपकी में बैठते थे, उन चीज़ों को डिफेंड करते थे, आज उन चीज़ों को डिफेंड करते थे, आज उन चीज़ों को आप रिग्रेट करते हैं। यही पाकिस्तान स्टील मिल थी, यही PIA था, किस वो कह रहे हम तो थे ही बुरे, वो कह रहे हम तो थे ही बुरे, आप तब्दीली लाने के लिए आए थे, आप क्या तब्दीली लाए? अब आ जाए तो खुद कहते हैं आपके कई लोग खुद कहते हैं हम तो थे ही बुरे। मेरे ख्याल में मुसद्दिक मलिक साहब ने बात काफी कर लिया है, मुसद्दिक मलिक साहब ने बात काफी कर ली है और मैं समझता हूँ काफी सीनियर बंदा है और उनको थोड़ा सुनना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि अब बात आ जाए कि हम बुरे थे। अब देखिए, बुरा कौन था, सही कौन था, एक तो ये है कि वक्त साबित करता है, दूसरा ये है कि अवाम उसके ऊपर डिसीजन लेती है। हर बंदा अपना रोल इख्तियार करे और जो जिसका जो रोल है अपोजिशन का एक रोल है करने में अभी तक नाकाम रहे ना 2 साल में, इसलिए अब ये तहरीकें सर उठा रही है, अपोजिशन सारी। मैं नहीं समझता। देखें, मैंने समर मेरी अभी एक डिटेल में अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू के ऊपर मैं जी था, उधर मैंने यही कहा कि हर हुकूमत की इकोनॉमी के हवाले से अपनी पॉलिसी होती है। ठीक, PMLN की जो पॉलिसी थी, जो डार साहब की जो पॉलिसी थी, वो और पॉलिसी थी, हमारी पॉलिसी और है, और मैंने बाकायदे उसके अंदर पैरावाइज डिफरेंशिएट किया कि उसका क्या है। अब इसाक डार साहब की पॉलिसी से जो हम टर्निंग पॉइंट ली और हम अपनी पॉलिसी के ऊपर जो गए हैं, ठीक, उस जब एक डील करते हैं ना आप ट्रैक, तो उसके अंदर 1 साल लगता है और वो लग गया है। अब इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो ट्रैक के ऊपर है, तो मैं समझता हूँ कि आप ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करें। रही बात ये, आप देख लें पता नहीं आपको कैसे इकोनॉमी ट्रैक पे नजर आ रही है, कर रहा है सबको इकट्ठे करने की, वो तो असेंबली से बाहर है और वो तो ऐसी सियासत करेगा, मगर कम से कम जो असेंबली के अंदर है उनको समझना चाहिए कि हम अपोजिशन इस वक्त अगर कैपिटलाइज करने जा रही है आपकी नाकामियों के साथ साथ आपके अंदर जो तकसीम है गवर्नमेंट के अंदर एक दूसरे के खिलाफ इख्तिलाफ है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बार-बार कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ने अपना किबला दुरुस्त कर ले, हाउस एंड ऑर्डर करे, तो मेरे ख्याल से बाहर से मसला नहीं होगा इतना बड़ा। ये कह रहे साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो, और जरा फवाद चौधरी साहब वाले बयान पे भी रद्द-ए-अमल दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं ये हलवा पार्टी थी, कुछ भी नहीं है, हमें परवाह नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं होने वाला। नॉन सीरियस बयान का नॉन सीरियस जवाब होता है जो मैं नहीं देता। तो अगर कोई सीरियस बात उनकी होगी, जो सीरियस बातें वो करते हैं, तो उसका जवाब देंगे। ये जरा जुगत लगाई है, जुगतों के जवाब नहीं होते। सो दूसरी गुजारिश ये है, वो कह रहे हैं मैटर नहीं करती, हमें परवाह नहीं है इसकी। आदमी है जी, वो कहना ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन की ये जो नशिस्त थी इसकी हमें परवाह नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है इनसे किसी किस्म का। जी, उनको यही कहना चाहिए ना। उनको ये अगर ये कहें कि जी हाँ अपोजिशन बड़ी मजबूत है, फिर तो आज ही घर छोड़ के चले जाए। ऐसा गवर्नमेंट यही कहेगी कि हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन वजीर आजम कह रहे हैं कि 6 महीने जिसमें से तकरीबन 1.5 महीना गुजर गया है, अब पता नहीं क्यों। और ये फवाद साहब ने खुद ही कहा था कि वजीर आजम ये कह रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो उनकी कौन सी बात दुरुस्त है। डॉक्टर रमेश साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की पॉलिसियां या इसहाक डार साहब का जो इकोनॉमी की पॉलिसी थी और मौजूदा इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो डॉक्टर साहब वो भी आपकी गवर्नमेंट थी, ये भी आपकी गवर्नमेंट है। डार साहब की पॉलिसियां भी आपकी थी, अब जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियां, ये भी आपकी पॉलिसियां हैं। लेकिन इन पॉलिसियों के ऊपर लोगों की राय क्या है वो देखना जरूरी है ना। और ये बात भी कि हम दोनों जमातों ने आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, हम उस पर कायम हैं। आपका लीडर तो कहता है कि वो मुकमका है,
अब हम क्या करें? हम आज भी कह रहे हैं और जमा खातर रखें, तसल्ली रखें कि हम कोई गैर आईनी, कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। इस हुकूमत को लीगली, आईनी, जमहूरी तरीके से चलता करेंगे। किसी अंपायर की उंगली का ना इशारा देखेंगे ना इंतजार करेंगे। तो कारे साहब, पीएमएलएन की तरफ से कोई यकीन दहानियां भी आपको करवाई गई हैं आज की मीटिंग के अंदर के एनएफसी अवार्ड के हवाले से वो बिल्कुल आपके साथ खड़े होकर किसी किस्म का कोई मामला रिवर्स नहीं होने देंगे? शेर मुझे तो जी आप आज तक ये मुस्लिम लीग के किसी बंदे से, किसी एक फर्द से भी ये डिबेट नहीं मिली कि उसने कहा हो कि जी ये 18वीं तरमीम या एनएफसी को खत्म कर देना चाहिए, ये पुराना फार्मूला मुशर्रफ दौर वाला वापस रिकॉर्ड पे मौजूद है बयान, सबने रिकॉर्ड पे मौजूद है बयान। कायरे साहब जरा सुनने में आपको सुना देता हूँ बयान, जरा सुनने। मेरी गुजारिश, मुझे अपना आर्गुमेंट जरा पहले मुकम्मल कर लेने दे प्लीज। जी जी देखिए, गुजारिश ये है, कह क्या रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट को वसाइल की जरूरत है तो अपनी कलेक्शन बढ़ाने का फैसला है। अगर गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ा ले तो फार्मूला गलत नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट को मजीद पैसे चाहिए, उसके लिए सूबों के पैसे काटने की जरूरत नहीं है। जो पेश थी हमारी गवर्नमेंट में 1100 अरब से 2120 अरब और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में 3850 अरब तक जो हम टैक्स रेवेन्यू लेके गए थे, इस गवर्नमेंट ने उसको 6000 अरब तक लेके जाना था। ये 5.5 या 5000 अरब तक भी ले जाती तो यही एनएफसी फार्मूला बेहतरीन फार्मूला था। फार्मूला तब्दील ना करें। कल तक मुस्लिम लीग नून की राय थी ना, कल तक मुस्लिम लीग नून की राय इस पे मुख्तलिफ थी आपकी राय से। मैं चाहता हूँ जरा आप सुन लें उनके वजीर आजम और वजीर खजाना की कल तक क्या राय थी एनएफसी अवार्ड के हवाले से, जरा सुन लें। एनएफसी अवार्ड है तो हमें रिविजिट करना होगा। जो करंट एनएफसी अवार्ड है इसमें मरकज के पास अब पैसे बचते ही नहीं है कि वो अपने खर्चात पूरे कर सके। टोटल मरकज के पास पैसा रह जाता है, वो सिर्फ आपकी डेट सर्विसिंग पूरी करता है और डिफेंस का एक हिस्सा पूरा करता है। हमारा स्ट्रक्चर है ना एनएफसी अवार्ड का, वो इस तरह है, हम 4000 अरब रुपए लेते हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने इस साल टैक्स लिया जो, लेकिन हम 2400 अरब रुपए सूबों को दे देते हैं, तो 1600 अरब रुपए हमारे पास रहते हैं, उसमें से 1500 अरब रुपए तो सूद है। तो टोटल आपने मुझे 100 अरब रुपए दिए, बोला पूरी हुकूमत चलाओ, पूरी फौज चलाओ, पेंशन दो, ये नहीं हो सकता ना। खैर साहब, मैं इस पे जानना चाह रहा हूँ कि आपने पीएमएलएन से यकीन दहानी ले ली है कि कल को अगर एनएफसी अवार्ड रिवाइज करने वाले से कोई गवर्नमेंट अगर डिसीजन देती है तो पीएमएलएन आपके साथ खड़ी होगी? आप पिछली गवर्नमेंट की बातें कर रहे हैं, मौजूदा वज़राइनी दोस्तों के, मुस्लिम लीग के सब दोस्तों का 18वीं तरमीम के ऊपर, एनएफसी के ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ था। और ये एनएफसी जो जिस अवार्ड की वो दोस्त, ये राय उनकी हो सकती है, लेकिन ये जो इज्तिमाई फैसला था, ये मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी जमात उस एनएफसी के फैसले में शामिल थी जो आइन में अमेंडमेंट की सूरत में हुआ। ये तो कोई दूसरी राय नहीं है, उसमें वोट, वो उसमें पेश थे, उनकी मां से, उनके वोट से ये फैसला हुआ था। सही, यानी आपको यकीन दानी है कि कंफर्म है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा? पीएमएलएन आपके साथ खड़ी है? मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि मसला एनएफसी नहीं है, फार्मूला नहीं है, मसला पैसे हैं। तो पैसे कलेक्शन बढ़ाए ना, जो काम इन्होंने करना। ये तो कहते थे कि जी हमें तो इल्जाम देते थे कि ये तो बड़े खराब हैं, इनको लोग टैक्स नहीं देते, हम आएंगे, हम तो बड़े नेक लोग हैं, हम आएंगे, लोग लाइनों में लाके टैक्स देंगे। ओ भाई, अगर जिस तरह हमारी पेश थी टैक्स कलेक्शन की, मैंने बताया आपको कि 2008 में ये 1100 अरब था, 2013 में ये 2120 अरब था, 2018 में ये 3850 अरब था। उस हवाले से ये तो 6000 अरब तक अगर चला जाता तो कोई वजह नहीं थी, यही फार्मूला बेहतरीन फार्मूला था। सर मैं सवाल इसलिए पूछ रहा था कि कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की, कुछ इत्तलात इस तरह की हैं कि लंदन में जो मीटिंग हुई थी पीएमएलएन की आला क़यादत के साथ, वहाँ पे ये बात डिस्कस हुई थी और जो पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप है वो इस राय की हामी थी कि अगर होती है, गवर्नमेंट को करती है एनएफसी अवार्ड के वाले से कोई तरमीम चेंज करती है फार्मूला, तो हम उसमें सपोर्ट करेंगे उन्हें। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके पास तो खुफिया खबर हो सकती है, मैं तो डॉक्टर साहब सामने बैठ के जो बातें हुई उन पे बात कर रहा हूं। इस पे अगर डॉक्टर साहब डिनाई करते तो बेशक वो डिनाई कर दें। जी समझ, मैं डिनाई की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा आपके पास तो खबर हो सकती है, सुनी सुनाई। कह रहे साहब एक इंतहाई अहम शख्सियत, बहुत जो मैटर करती है हमारी पॉलिसी के अंदर, बाकी मामलात के अंदर, उसने भी कहा था कि ये इसके साथ मुल्क चल ही नहीं सकता। नाम मैं नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है, नाम मेरी मजबूरी है, मैंने बस इशारा दे दिया। बहुत आम शख्सियत है जो बड़ी मैटर करती है। मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जी जी, इसलिए मेरी खबर आपसे बेहतर, जी जी, क्योंकि मैं नाम भी ले रहा हूँ। नाम ले लें सर, मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ ना, फलां फलां लोगों ने ये कहा है। जी जी ठीक है। डॉक्टर साहब जी, हुक्म
समर साहब, आज तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि आपकी किसी बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। ज्यादातर ऐसे होता है कि इख्तिलाफ है बातों पे रुक जाते हैं, जमहूरियत का अवसर है। लेकिन आज जमहूरियत बहुत हसीन होकर सामने आ रही, आज कुछ इत्तेफाक नहीं हो पा रहा आपके साथ। देखिए बात ये, जरा गौर कीजिए जो कायरा साहब ने कही है बात, और उसी तनाजुर के अंदर देखिए वो तमाम मामलात जिनका जिक्र शायद खकान अब्बासी साहब ने भी किया है। आप क्या चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे किसी भी वक्त के मुल्क का दिफा कमजोर हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। क्या आप ये चाहेंगे कि मुल्क के अंदर सेहत और तालीम बर्बाद हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो वफाकी हुकूमत में जो खर्चा होता है वो बड़ा खर्चा हमारे डेट के बाद दिफा पे होता है और दीगर 2-3 चीज़ों पे होता है। सूबाई हुकूमतों में वो तमाम अवामी मामलात जिनसे लोगों के बच्चों की ज़िंदगियाँ मुतासिर होती हैं, ज़िंदगी, सेहत, तालीम, उन पे खर्चा होता है। जब ये इसको टकराव की शक्ल में लेकर आते हैं और ये गुफ्तगू करते हैं जो आप कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में होता ये है कि आप कहते हैं चूज करें। बताइए क्या चूज करेंगे? दोनों चूज नहीं करेंगे। ना मुल्क के दिफा के ऊपर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना अपने बच्चों की सेहत और तालीम। जिस तरह के इस हुकूमत ने हायर एजुकेशन के बजट काटे हैं, सेहत के बजट काटे हैं, इस दफ़ा कोरोना की वजह से बढ़ाए हैं। पिछले साल सेहत के बजट भी काटे थे, तालीम के बजट भी काटे थे। ये कैसी ह्यूमन डेवलपमेंट है? वो भी नहीं काटेंगे। तो नतीजा वही निकलता है जो कायरा साहब कह रहे हैं कि हर हुकूमत आने वाली यही कहती है कि मुल्क को तरक्की के रास्ते पे गामजन करें ताकि आपकी टैक्सेस बढ़ें। जब तरक्की की शरह 2% से लेके आप 6% पे ले जाते हैं तो टैक्स भी 3 गुना बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, ये नुक्ता नजर भी तो, ये मौक़िफ़ भी तो आप ही की पार्टी के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना का था, ये मेरा तो नहीं था सर। मैंने उन्हीं के नुक्ता नजर की तो वजाहत कर रहा हूँ, लेकिन आपको मेरी वजाहत पसंद नहीं आ रही। आप कह रहे हैं मैं ये मानता ही नहीं। पसंद की बात नहीं, मैं तो लॉजिक की बात कर रहा हूँ। तो बढ़ा रहे थे फिर आप, अगर आप इस गवर्नमेंट को आप कह रहे हैं, उन्होंने भी सूबों का नाम लिया था सर। जी, आपकी इजाजत से मैं यही उनकी वजाहत कर रहा हूँ कि जो असल टेक अवे है वो ये है, दोनों का, वो मेरे दोनों दोस्त हैं, आपको मालूम है। मिफ्ताह मेरा बहुत अच्छा और अब्बासी साहब लीडर भी हैं और दोस्त भी हैं, और उनका नुक्ता नज़र आज भी ये है, अगर आप उनको फ़ोन लाइन पे भी ले लें तो यही है कि अगर हम मुल्क को मनफी तरक्की की शरह की तरफ ले आएंगे या कोरोना से पहले 1.9 तरक्की की शरह पे ले आएंगे तो ये ना वफाकी हुकूमत चल सकती है क्योंकि उनके पास वफाकी जिम्मेदारी थी, ना सूबे चल सकते हैं, और सूबे आपको यही आवाज़ दे रहे हैं। इस वजह से वाहिद रास्ता जो है वो तरक्की के रास्ता है। अब हमारे दोस्त जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने कुछ चीज़ें फरमाई थी कि वो पता नहीं अग्री करते हैं या नहीं कुछ चीज़ों से जो हमारी पिछली हुकूमत की थी। तो मैं आपके सामने 2 या 3 नुकात 30 सेकंड में पेश करता हूँ। ठीक है जी? जी। जो सर्कुलर डेट था, ये बिजली का वैसे मलिक साहब वो आपकी भी हुकूमत थी, डॉक्टर साहब की भी हुकूमत थी। सॉरी टू कट यू। मैंने तो जी, वो आपने तो दोनों को पर चोट की, लेकिन मैं जरा मुकदमा क्योंकि डॉक्टर साहब ने पेश किया तो उनको मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारी तो आज भी एक ही हुकूमत है, पहले भी एक ही हुकूमत थी और एक ही रहेगी। देखिए बात यह है कि सर्कुलर डेट की मत के अंदर कहीं दोनों एक साथ मिल ही ना जाए कहीं। नहीं, कोई बात नहीं। ये मुझे लग रहा है कि आज आप कुछ ख्वाहिशात का तो नहीं समर साहब इज़हार कर रहे हैं? मैं तो खबर की बात कर रहा हूं। मैं तो खबर की बात कर रहा हूं। आपका सोर्स आज सस्पेक्ट है समर साहब, ज्यादातर आपकी पार्टी के अंदर ही है, आपकी पार्टी के अंदर ही वो सोर्स बैठा है सर, कोई बाहर नहीं है। हमारी पार्टी में बहुत से सस्पेक्टेड लोग हैं। आपको फिर गलत खबर दे रहा है वो सोर्स। आप क्यों घबरा रहे? मुझे लगता है जान के आपका प्रोग्राम खराब करने के लिए, आपको डिरेल करने के लिए ये सर। ये लेकिन बहुत सीनियर लेवल के लोग हैं जो लंदन की मुलाकात में बैठे थे। अगर वो डिट्रैक्टर्स हैं मेरे ख्याल से, तो फिर तो पार्टी के लिए बड़ा वरी है। पार्टी को नहीं डिट्रैक्ट कर रहे भाई मेरे, आपको कर रहे हैं डिट्रैक्ट, और आप आसानी से हो रहे हैं। नहीं, आपकी पार्टी वैसे अगर आपने कंफर्म करनी है तो आप मुझे चले, फिर आप आज कमिटमेंट दे दें कि एनएफसी के वाले से फिर अगर गवर्नमेंट की तरमीम लेके आती है आप वोट नहीं करेंगे, बात खत्म हो जाएगी, डिस्कशन यहीं पे आगे बढ़ जाएंगे। मैं आप जी, कायरा साहब भी यही कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूँ। कोई भी चीज जो हमारे बच्चों की तालीम और सेहत को मुतासिर करेगी उस पर एग्री नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ जो हमारे दिफा को मुतासिर करेगी उस पर हम एग्री नहीं करेंगे। अगर कोई तरीक़ाकार आप ऐसा लाते हैं जिससे हमारे बच्चों की फलाह बढ़े, हमारा दिफा बेहतर हो, तो उस पर हम बैठ के बात करें, मगर कोई बात तो आप लाए ना सामने। आप अगर ये कहें कि 18वीं तरमीम काला कानून है तो उस पर क्या बहस करें? हम कहें नीला है, आप कहें काला है, कोई और कहें
गुलाबी ये बहस करना चाहते हैं। ठीक है, आप तरक्की का रास्ता हमें दिखाएंगे तो बात होगी। अब मैं जरा वो थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें तो डॉक्टर साहब वाली बात पे सिर्फ 30 सेकंड में बता दूं। जो सर्कुलर डेट था वो 1100 अरब का था जब हमने छोड़ा, और बड़ी उस पर लेदे होती थी। 20 महीने के बाद वो 2200 अरब का हो गया। जिन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस दिन हम गए थे हुकूमत से, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का डेट था 1300 कुछ अरब। आज वो भाई 2100 अरब हो गया इस कामयाब हुकूमत के बाद। 2100 अरब जो हमने 5 साल में कर्जा लिया, और जिसमें हमने 12,000 मेगावाट बिजली लगाई, जिसमें हमने 800 किलोमीटर की सड़कें बनाई, जिसमें हमने 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के गैस के टर्मिनल लगाए, और वगैरह वगैरह तमाम रोड टू, वो क्या था, वो सौखे पेंडे और पक्कियां सड़कां, वो तमाम चीजें डाली 10,000 अरब में। इस हुकूमत ने, बेहतरीन हुकूमत ने 20 महीने में 10,000 अरब का कर्जा लिया है, और एक क्लिनिक, एक डिस्पेंसरी नहीं बनाई। जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट थी वो 70% गिर गई, 70% गिर गई है। एक्सपोर्ट जो हम छोड़ के गए थे, 2 साल मुसलसल एक्सपोर्ट उससे नीचे है, टैक्स 2 साल मुसलसल उससे नीचे है। आप कह रहे हैं कि कोरोना से पहले ही मईशत का हाल बुरा था, कोरोना का बहाना मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं कि वो मुनासिब नहीं है। ठीक है, ये कोरोना से पहले की हालात है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके जरा कोरोना का तो रोना धोना डाला ही नहीं है कि कोरोना में इन्होंने क्या किया। ठीक है, चले, मुझे एक ब्रेक लेनी, डॉक्टर साहब मैं माजरत खाओ, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो मावनीन खुसूसी की दोहरी शरीयत और सासों के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम में फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और आपको जिक्र हो जाए मावनीन खुसूसी और एडवाइज़र्स की दोहरी शरीयत के मामले पे और असासाजात के हवाले से, जो कि वज़ीर-ए-आज़म ने तो जारी कर दिए, पब्लिक करने का ऑर्डर जारी कर दिया, पब्लिक हो भी गए, लेकिन उसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई है। बिलखुसूस जो दोहरी शरीयत का मामला है ये बड़ा क्रिटिकल है, चूँकि इस पर खुद इमरान खान साहब का माजी में जो मौक़िफ़ रहा है वो बड़ा सख्त रहा है। अब वही उनका मौक़िफ़ उनके सामने एक बहुत बड़ी अपोजिशन बन के सामने आ रहा है। खान साहब का मौक़िफ़ पहले सुन लेते हैं, जो बड़ी ट्रबल इस वक्त गवर्नमेंट के लिए खुद क्रिएट कर रहा है, जरा सुनेंगे। आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें, और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकती। जो आपकी वजारतें हैं वो सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान। दोहरी शरीयत को वजारतें भी नहीं मिलनी चाहिए। जिस दिन यहाँ मुल्क में कुछ तबाही आई, कुछ हुआ, ये आराम से जाके वहाँ अपने आयशी करेंगे। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, वो पॉलिटिक्स करे। ख्वाजा इकामा आसिफ, कोई शर्म होती है, कोई हिया होती है। दुबई का मुलाजिम है हमारा फॉरेन मिनिस्टर, जो वजीर दाखिला है वो इकामा लेके बैठा हुआ सऊदी अरेबिया का। नैब को मैं कहूंगा कि इसको इन्वेस्टिगेट करो, ये कौन से मुल्क होता है। अच्छा, ये तो खान साहब का मौक़िफ़ था जी, जो आज उनके सामने सबसे बड़ी अपोजिशन बन के उन्हीं के आड़े आ रहा है। उनके अपने बयानात, कल तक वो बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते थे, आज उनकी अपनी कैबिनेट में लोग बैठे हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद की है इस मामले पर, उस तरफ मैं बाद में आऊँगा। जो पहले ले लेते हैं इस पर मौक़िफ़ रमेश कुमार साहब का। रमेश कुमार साहब, कल तक ये बहुत बुरा था ये काम, कोई डुअल नेशनल जो है वो कैबिनेट के अंदर नहीं होने चाहिए। आज आप खान साहब की अपनी कैबिनेट के अंदर बैठे हैं, क्या गारंटी है कि ये लोग कल को अपना बोरी बिस्तरा बांध के मुल्क से बाहर नहीं चले जाएंगे जब इनकी यहाँ से हुकूमत खत्म होगी? समर, देखिए मैं समझता हूँ सियासत एक इबादत और सियासत एक खिदमत है जो रियलिस्टिक तरीके से होनी चाहिए, मगर पाकिस्तान के अंदर आज तक वो रियलिस्टिक पोजीशन नहीं है। आपने जो बात की, देखें मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी जब ये बातें हो रही थी, मैं उस वक्त बिल्कुल PMLN का हिस्सा था और उस वक्त तो ग्रोथ 5% थी। फिर जो है वो क्यों उन्होंने बात की कि इसको फौरन रिवाइज होना चाहिए कि आज हम इस पोजीशन के ऊपर है। 1.9 की बात तो करती है, मगर वो तो उन्होंने उस टाइम पे कहा था, और आज अगर PTI गवर्नमेंट उसके हवाले से बात करती है तो आप कहते हैं नहीं, ये चीजें नहीं होती। आपने अभी जैसे ड्यूल नेशनलिटी की जो बात की, ये हमारी पार्टी का भी मैनिफेस्टो था। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर मैं रियल पोजीशन में अगर बात करूं तो कम से कम मुसद्दिक मलिक साहब से भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि कमरदुमान कायरा फिर भी रियलिस्ट जाते हैं, फिर वो भी उस तरीके से उसको गलत डिफेंड नहीं करे। अभी एक प्रोग्राम के ऊपर मैं था तो वहां पे उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुराद सईद के हवाले से ये स्टेटमेंट दी है और कोर्ट के अंदर गए हैं पोस्टल का। मैंने कहा बिल्कुल हमारी पॉलिसी है कि भाई
हम जो है वो ट्रांसपेरेंसी के तरीके से चलेंगे। अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगा है, नहीं फैसला तो बहुत अच्छा है, कम से कम उस ये फैसला इल्जाम को बहुत साबित अच्छा होने है, के लिए हमें ये बड़ा अच्छा फैसला है, लायक तहसीन है और काबिल तकलीफ भी है कि जो भी सासाजात शफाफियत की घर से खान साहब ने उन्हें पब्लिक करने का ऑर्डर जारी कर दिया, लेकिन जो आप अपने प्रिंसिपल्स थे कल तक के दोहरी शरीयत के लोग कैबिनेट के अंदर नहीं होने चाहिए, वो आपने शामिल किए हुए। इसके ऊपर बिल्कुल मैं समझता हूं, अगर मेरी थ्योरी ये है कि अगर कोई भी बाहर का बंदा पाकिस्तान ओरिजिनल है, वो अपनी नेशनलिटी छोड़ के अगर पाकिस्तान में आके खिदमत करता है तो वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अगर कोई नहीं छोड़ता है तो मैं समझता हूं उसने सिर्फ हल्फ हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का नहीं, मगर उसने उस मुल्क का भी हलफ उठाया हुआ है। तो फिर जो हल्फ जो है ना वो ज्यादा सख्त जो लोग हैं कैबिनेट के अंदर जिन्होंने नहीं छोड़ी जितने भी है और इसके हवाले से असेंबली के अंदर बाकायदे डिबेट होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इसके लिए बाकायदा एक रूलिंग आनी चाहिए और सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके के ऊपर एक क्लियर डायरेक्शन दें कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और उस डायरेक्शन के ऊपर आज से अमल हो जाए कि हम मादी में गलत थे या अभी गलत है, जो भी है हमारा ये एक्सपीरियंस, ये कम से कम कौल और फैल में आदमी में फर्क नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ। ठीक है कायरा साहब, ये इसमें कानून में कहीं ममानियत तो नहीं है, ये तो रूल्स ऑफ बिजनेस में रख सकते हैं, वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है, वो रख सकते हैं। इस पर साकिब निसार साहब का फैसला भी मौजूद है, जनवरी 2019 में उन्होंने दिया था फैसला कि आप रख सकते हैं। हाँ, मोमिन सूसी जो है वो इस पर कोई दस्तखत नहीं कर सकते, वो कोई फैसला साजी में बराह रास्त वो नहीं कर सकते फैसले, बाकी एडवाइजरी उनकी हैसियत वो रह सकती है। की गुजारिश ये है, पहली बात तो ये है कि खान साहब को आज एम्बेरसमेंट हो रही है और इस मौजू पे उन्होंने उनकी अपनी पोजीशन बड़ी खराब हुई है, लेकिन मुझे तो हैरानगी है, तो नई बात नहीं है। खान साहब तो जिस मर्जी चाहे इशू पे आप उनका इशू देख ले, जब वो अपोजिशन में थे तो वो चीनी को चोरी को भी इसी तरह कहते थे, वो कहते थे बिजली का 1 रुपया बढ़ता है तो आपका वजीर आजम चोर है, अगर महंगाई होती है तो वजीर आजम चोर है, ये तो सारा कुछ वो माजी में कहते रहे। इसी तरह पीटीवी पर भी था बड़ा सख्त मौक़िफ़, बहुत सारे, और उन्होंने तो अपना तुरंत पीटीवी पे भी, और उन्होंने तुरंत आज अपना ये बताया था कि बड़े लीडर जो होते हैं वो यू टर्न ले लेते हैं, तो ये तो यू टर्न है, इसलिए उनके लिए तो कोई नई बात है नहीं। बट हैरानगी की बात यह है कि ये जो मौजू है ये है क्या। पहली बात कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, अपोजिशन ने, मीडिया ने मुतालबा किया, आपने ये सामने ले आए, बड़ा अच्छा है, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। दूसरी बात, आपने कहा कि जी ये जो इनके असासे जाहिर हो गए हैं, मैं जाती तौर पे मेरी दानिश में जो पाकिस्तानी ओवरसीज है, जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, उन्होंने वहां नेशनलिटी ले ली है, डुअल नेशनलिटी है या वहां पे रेजिडेंसी ली है, वो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे है। मेरे भाई समर, ये बात याद रखिए, पाकिस्तान से बाहर बसने वालों के दिल पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। ऐसा ही है साहब, किसी के इस मामले से उसकी पाकिस्तान से वफादारी मशकूक नहीं हो जाती। मेरी ये पोजीशन थी और है, मैं आज भी समझता हूं कि इसमें कोई अमर माने नहीं। दूसरी बात, 2 बातें बहुत अहम है, एक कि किसी के पास कितने पैसे हैं ये मैटर नहीं करता, अल्लाह तो उसको और दे, उसने अपनी दौलत कमाई है। इस वक्त उनके असासे जाहिर हो गए, बिल्कुल। अब करने वाला काम क्या है? करने वाला काम यह है कि आप उनके असासे जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो FBR चेक कर ले, और जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो आप बाहर की हुकूमतों को नैब या हमारा जो FBR है वो लिखे कि ये हमारे एसेट्स डिक्लेयर हुए हैं, वेरीफाई कर दीजिए, उनकी मनी ट्रेल आप मंगवा लें उनसे, दोस्तों से, क्योंकि मनी ट्रेल तो सबसे मांगी जा रही है ना, बिल्कुल, तो मनी ट्रेल उनसे भी ले लेनी चाहिए कि आप अपने पैसे साबित कर दें कि आपके पास जायज थे, वरना इसमें कोई अमर माने नहीं है। और आखिरी बात यह है कि जो बात अदालती फैसला है या कानून है वो अपनी जगह मौजूद है, उस कानून की मौजूदगी में ये मामला और खान साहब के अपने स्टैंड की मौजूदगी में ये मामला उनके लिए तमस्खर भी है, मजबूरी भी है, इस मामले को जरूर देखना चाहिए। लेकिन इससे किसी की डुअल नेशनल के आप SAPM या एडवाइजर बनने के खिलाफ नहीं है, आपके हक में है कि बन सकते हैं। मैं तो उसके मेंबर बनने के भी हक पे हूं, मैं तो उसके भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये अमर माने का है अदालती फैसला, अमर माने है वो कानून। एक बात दुरुस्त है कि अगर आप यूनियन काउंसिल से लेके कौमी असेंबली तक इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है, यानी मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी का बंदा हो तो इलेक्शन भी ना लड़ सके। अब खान साहब की बारी आके
तो आप मंडा मंडा बांट ले और आप कहें कि नहीं इनके लिए ये इस तरह का एक दरमियानी सा रास्ता निकालना है तो फैसला न करे। ये तो स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइजर जो है ये वज़रा की तरह, बल्कि वज़रा से ज्यादा ताकतवर लोग हैं। बिल्कुल, ये तो हर मीटिंग में बैठते हैं, हर मुशावरत में होते हैं, बाहर के टूर्स में साथ होते हैं। तो मुझे उनकी दौलत से गर्ज नहीं है, उनके पास, उनको मुबारक हो। मैं उनके जाती तौर पे मैं डुअल नेशनलिटी के कानून के खिलाफ हूँ। ये उनकी वफादारी पाकिस्तान से मशहूर नहीं है, लेकिन या ये कानून खत्म करें या खान साहब अपने माजी के किए हुए जो नारे थे उन पर उनसे माफी मांग ले। चले, सही है, वो तो नहीं मांगेंगे। बहरहाल अब जो इसमें सर जो डिबेट के दो हिस्से हैं, डिबेट के दो हिस्से, एक तो हो गया जी डुअल नेशनल, दूसरा हो गया गैर मुंतखब लोगों को अहम महकमे दिया जाना, जिस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी सख्त आज तकरीर की कौमी असम्बली के अंदर। उन्होंने क्या नुक्ता उठाया, जरा सुन लें। काबीना कभी नॉन इलेक्टेड लोग काबीना में नहीं बैठ सकते। काबीना जो है इस हाउस का प्रोडक्ट है। जब इन दो ऐवानों के मेंबरान जो हैं वो ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते, तो कैबिनेट में बैठा हुआ बंदा किस तरह ड्यूल नेशनलिटी रख सकता है? सिर्फ इसलिए कि वो चहेते हैं किसी के, सिर्फ इसलिए कि वो किसी की एटीएम है? ये नहीं होगा। हम हर मुहाज पे रेजिस्ट करेंगे इन मूव्स को। अब ये जो नुक्ता है मुसद्दिक मलिक साहब के, जो गैर मुंतखब शख्स है उसे कैबिनेट में नहीं बैठना चाहिए, इस पे तो आपकी अपनी जब गवर्नमेंट थी PMLN की, उसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे, वो भी गैर मुंतखब थे, लेकिन वो महकमे चला रहे थे। सरताज अजीज़ साहब फॉरेन अफेयर्स के एडवाइज़र थे, शुजात अजीम साहब एविएशन के थे एडवाइज़र, और मेहताब अब्बासी साहब जो हैं वो एविएशन के वो रहे एडवाइज़र, इरफान सिद्दीकी साहब रहे हैं, और इसके अलावा तारिक फातमी साहब रहे। मिफ्ता इस्माइल साहब को आपने वज़ीर बना दिया था, और इसके साथ साथ हारून अख्तर खान साहब हो गए, दीगर कई नाम बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं। ये तो आपके गवर्नमेंट पे भी रहे, आज कैसे आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई होना ही नहीं चाहिए ये? तो दो अहम चीज़ें हैं आई थिंक जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। पहले मैं आपकी इस्लाह करता चलूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब एडवाइज़र थे। मिफ्ता इस्माइल साहब वफाकी वज़ीर नहीं थे, एडवाइज़र नहीं। जब बजट पेश किया था बतौर वफाकी वज़ीर बनाया गया था उन्हें। अच्छा, मुझे याद नहीं, अगर आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा, लेकिन फिर वो सेनेटर बने होंगे तो वजीर बने होंगे, क्योंकि बगैर किसी मेंबरशिप के वजीर नहीं बन सकते। जी नहीं सर, एडवाइजर कम मुद्दत के लिए बन सकते हैं, एक दफा बन सकते हैं, 6 माह के अंदर इलेक्ट होना पड़ता है, आइन में मौजूद है इसकी गुंजाइश। वो कानून खत्म हो चुका है। मई 2018 में सर उन्होंने बतौर वफाकी वजीर बजट पेश किया था सर। अच्छा, मेरी बात तो सुनिए, अगर आपने मौका दिया। जी सर, बात करें। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी याददाश्त ये कहती है, और दोबारा इसको चेक किए लेते हैं, उसमें क्या है, 2 मिनट लगेंगे, चेक हो जाएगा। जो बुनियादी नुक्ता मैं आपके सामने पेश करता हूँ वो ये है कि ठीक है ये बात कि टेक्निकल असिस्टेंस के लिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए वज़ीर आज़म को अगर किसी चीज़ की एडवाइज़र की ज़रूरत है या मशीर की या स्पेशल असिस्टेंट की ज़रूरत है तो वो ज़रूर रखें। लेकिन देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब आप काबीना के उन फैसलों में शिरकत करते हैं जिसमें कश्मीर के मामलात हैं, इंटीरियर के मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें हो रही हैं, एक तरफ चीन है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ बरतानिया है, एक तरफ सिंगापुर है, एक तरफ पाकिस्तान है, और आपने 2 मुख्तलिफ ममालिक के लिए उनके इंटरेस्ट को आगे करने के लिए ओथ लिया हुआ है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। कोई किसी की वफादारी को चैलेंज नहीं कर रहा, ना सेकंड गेस कर रहा है। मैं बहुत साल मुल्क से बाहर रहा हूं और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं उस बात से जो कायरा साहब ने भी पेश की है। लेकिन देखिए, इस मामले पे कि जब आप एक वर्क वीज़ा, मसलन इनमें से कोई भी शख्स जिसकी कोई बैनुल-अक़वामी कंपनी हो, उस कंपनी के काम करने के लिए उनको वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा, जिसको आप इकामा कहते हैं। आप इकामे के ऊपर आपने ऐसी ऐसी ज़बान बोली कि जिसका जवाब नहीं। अगर आप क्लिप चलाएं, अभी तो आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, जो बुरी बातें थी कि इकामा कौन लेता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये चोर होते हैं वगैरह वगैरह, अगर वो क्लिप चलाएं तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ तो आप बैनुल-अक़वामी काम करने के लिए या अपने बेटे की, जब आप एग्जाइल में हैं, अपने बेटे की कंपनी के अंदर आपने बोर्ड पे पोजीशन ली ताकि आप आ जा सकें। आप मुल्क ने आपको एग्जाइल किया हुआ है, आप आ नहीं सकते थे, आप इतनी सख्त पोजीशंस लेते हैं। एहसन इकबाल साहब के मुतालिक जो आप गुफ्तगू करते हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ा नहीं सकते अगर उनके पास वहाँ पे पढ़ाने का वो ना हो, वर्क परमिट ना हो, तो आपने इतनी गलत बातें और सख्त कलामी की। और आज आप काबीना के अंदर ऐसे लोगों को बिठाएं जिनकी वफादारियां सस्पेक्ट नहीं है, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन बहरहाल उन्होंने ओथ लिया हुआ है। और पाकिस्तान का एक कानून जो है वो आपको कह रहा है, आइन ये कह रहा है, जब तक वो तब्दील नहीं होता, कानून तब्दील नहीं होता, कि आप दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। अख्तर साहब भी डुअल नेशनल थे, उन्होंने रेवेन्यू का पूरा महकमा चलाते रहे वो 4 साल।
जी बिल्कुल, और ये बात आपकी ठीक है। और उसी वजह से आपने देखा कि जैसे ही वो सेनेट के अंदर आए, सादिया अब्बासी साहिबा भी गई, हारून साहब भी गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो हारून और सादिया गईं, इसके बावजूद कि दोनों ने अपनी सिटीजनशिप खत्म करने के कागज जमा करवा रखे थे, सिर्फ सर्टिफिकेट वापस नहीं आए। बिल्कुल। और यहाँ पे अभी तक कुछ वफाकी वजीर हैं जिनके मुकदमात आगे नहीं बढ़ाए जा रहे, उनकी दोहरी शहरियत का सवाल उठ चुका है, और एक के बाद एक लीगल पोजीशन हुकूमत की तरफ से भी, वजीर आजम की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा कि भाई अगर तुम्हारी दोहरी शहरियत है तो अवाम को बताओ और छोड़ दो तुम। ये क्या मसला है? मुझे सिर्फ आप ये बता दें डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें कि फिर आप एक मौक़िफ़ रखें कि एहसन इकबाल साहब का इकामा रखना, ख्वाजा साहब का इकामा रखना वो भी गलत था, और ये आजकल जो कैबिनेट के अंदर लोग जिनके पास गैर मुल्की शरीयत है ये भी गलत है, या फिर ये दुरुस्त था और वो भी दुरुस्त था? दोनों दुरुस्त है या दोनों गलत है? समर साहब बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। किसी शख्स का, कोई भी शख्स अगर किसी की कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल हमारे ये जितने भी माहिरीन हैं, इनकी कोई कंपनी है और उनको अपने काम के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में किसी भी मेंबर को कहीं मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, वो एक बात है। लेकिन कुरान के ऊपर हाथ रख के किसी मुल्क की वफादारी का हल्फ लेना जो कॉन्फ्लिक्टेड हो किसी भी वक्त पाकिस्तान के साथ, वो मुल्क पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्टेड हो, ये दूसरी बात। यानी आप एक वीजा को जो आने जाने के लिए और कारोबार करने के लिए या पढ़ाने के लिए जरूरी है, उसको आप मुकाबला उसका कर रहे हैं कुरान पे हाथ रख के ये हल्फ उठाने का कि मैं इस मुल्क की वफादारी का हल्फ उठाता हूं। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि मुझे पाकिस्तान जो बाहर रहते हैं उनकी वफादारी पे शक नहीं होता। मैं कायरा साहब से मुत्तफिक हूं, अगर आपने आइन बदलना है तो बदलें, मगर आइन की मुताबिकत से चलें। मलिक साहब, मनी ट्रेल तो मांगनी चाहिए ना? जी, मनी ट्रेल तो जरूर मांगनी चाहिए, और मैं समझता हूँ नैब के जरिए ही मांगनी चाहिए, क्योंकि बाकी एजेंसियां तो आपको पता है जिस नैब की आप बात कर रहे हैं मुशर्रफ मलिक साहब, उस हवाले से आज जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है जैसा कि कायरा साहब और मैं दोनों बड़ी सर, मैं उसी इदारे के हवाले से कुछ जरा सुनाने जा रहा हूँ आपको। आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत के हवाले से, बड़ी इसमें जो नैब के हवाले से पूरी एक से चार्जशीट भी कहा जा सकता है। जिस तरह की इसमें जो मुल्क में एहतसाब चल रहा है उससे आज आईना दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे मकबूल बाकर साहब ने जो फैसला तहरीर किया 87 सफ़ात पर मुश्तमिल, इसमें वो ये लिखते हैं कि ख्वाजा बरदरान के खिलाफ बज़ाहिर नैब का केस नहीं बनता। उन्होंने ये भी कहा कि कैसर अमीन भट्ट का 164 का इकबाली बयान कानून के मुताबिक नहीं, नैब कंपनी से ख्वाजा बरदरान का ताल्लुक साबित नहीं कर सका, नैब की तफ्तीश और रेफरेंस में तजादात हैं। और ये भी एक जगह आ गया कि करप्शन पाकिस्तानी मुआशरे में रच बस चुकी है। अभी तक यही वाज़ेह नहीं कि नैब ने किन हक़ाइक़ पर कार्रवाई की। किसी शख्स की आज़ादी और वक़ार उसका सबसे अहम बुनियादी हक है। और एक शेर भी इसमें जजमेंट में लिखा है, अब तक तो देख ना पाए, देखना हम जो चाहते थे। उन्होंने फिर यह भी लिखा जस्टिस साहब ने कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। और फिर अबीब जालिब का शेर उन्होंने लिखा है, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। इस पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स साहब के कायरा साहब, फिर तो नैब कानून बदल देना चाहिए जिस नैब की बात बहुत ज्यादा और ये क्रिटिसिज्म इतना आ रहा है। इसके हवाले से भी देखें समर, इसके हवाले से देखो, ये मैं यही कह रहा हूँ, अभी कमर जमान कायरा साहब ने जो ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से बिल्कुल परफेक्ट बात की। मैं कह रहा हूँ ये इश्यूज हैं, ड्यूल नेशनलिटी का इशू हो, नैब का इशू हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म का इशू हो, इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठ के अगर कंसेंसस के साथ अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो चीजों के ऊपर अमल होना चाहिए। ठीक है कायरा साहब, खुद करें और दूसरों को क्रिटिसाइज करें। समर, खुर्शीद शाह साहब का पिछले 10 महीने से नैब की कस्टडी में, ठीक है, खुर्शीद शाह साहब 10 महीने से नैब की कस्टडी में हैं और उनके केस भी नहीं चलाए जा रहे। उनके ऊपर 2003 का केस था, उसके ऊपर हाईकोर्ट फैसला दे चुकी है, लेकिन आज तक उनको भी बेल नहीं मिली। ये भी अदालत अल्लाह करे इसी तरह का, इसी एंगल से इसको भी देखे। लेकिन ओवरऑल कानून तो बदलना चाहिए जिसमें इतनी ज्यादा खराबियां अदालत भी पॉइंट आउट कर रही है, आप अपोजिशन भी तो जी पहले दिन तो 2008 में ही ये कानून बदलना चाहते थे और उसके सुकम दूर करना चाहते थे। उस वक्त हमारे दोस्त हमारे साथ नहीं दे पाए। इनकी गवर्नमेंट ने बदलना चाहते थे, उस वक्त साथ नहीं दिया। अब भी हम बदलना चाहते हैं और हम चाहते हैं न्यूट्रल कानून आए जो सबका एहतसाब करे। बिल्कुल, नैब का जो कानून है उसमें बहुत ज्यादा
खराबियों की या कमी कोताही की निशानदेही अदालत भी कर चुकी है, अपोजिशन भी, और गवर्नमेंट खुद भी इसमें निशानदेही कर रही है कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अपोजिशन पार्टीज बाहमी इख्तलाफात की वजह से शायद इसमें तब्दीली अभी तक नहीं कर पाई, आगे भी कर पाएंगी या नहीं, ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज उनका बड़ा इम्तिहान होगा। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।